ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म ये टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि एग्जैक्टली मैग्नेट क्या होता है, या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ओके, या हम लोग बोलते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या स्मॉल पीसेस ऑफ आयन है, तो मैग्नेट क्या कर पाता है, ओके, उनको अट्रैक्ट कर पाता है। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। ओके, फिर हम लोगों ने अलग से, मैंने आपको वाइट स्क्रीन पे लाइंस ऑफ फोर्स भी समझाया था। ओके, किस तरह से एक्सटर्नली हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और इंटरनली हम लोग बोलते हैं साउथ पोल से वापस नॉर्थ को आके मिलते हैं। ठीक है, यस। उसके बाद एक कंसेप्ट देखा था, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसका मतलब क्या? तो एक अगर सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इट एक्ट्स एज व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल। हम लोग बोलते हैं उसका नॉर्थ पोल भी रहता है और उसका साउथ पोल भी रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने शायद कल लिया नहीं था, तो मैं बोलता हूँ अगर एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आई होप आपको ये दिख रहा है, ठीक है, यस, लोग बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहने वाला है। तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है राइट हैंड के, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, स्ट्रेट कंडक्टर में उल्टा रहता है। जो हम लोग बोलते हैं थंब है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और कर्ल्ड फिंगर्स क्या इंडिकेट करता है, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कॉइल क्या है, तो कॉइल इज सर्कुलर। ठीक है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट जो है बेसिकली इट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एक्सियली कैसा रहेगा, आउटवर्ड्स रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो एक्सियल या आउटवर्ड, ओके, उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, लाइक दिस। ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एरो जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, ये हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो साइड है, यानी आपको जो साइड दिख रही है, ओके, वो क्या रहने वाला है, इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल। उसको इस तरह से दिखा, ये दिख रहा है आपको, ये एक एन तैयार हो गया है लाइक दिस। तो मैं डार्क कर देता हूँ। ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, लेकिन कल ये छोटा सा पार्ट जो था, ओके, वो आपको बताना रह गया। तो हम लोग बोलेंगे कॉइल का जो साइड आपको दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, और अगर आप कॉइल को सपोज पीछे से देखते हो, ओके, अभी आप सामने से देख रहे हो, पीछे से जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पीछे से जब आप ये कॉइल को देखते हो तो करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं फ्लो हो रहा है। इट इज फ्लोइंग वॉट, हम लोग बोलेंगे इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था। अब यही कॉइल को अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अगेन राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो राइट हैंड रूल अप्लाई करते वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो आपको मेरा थंब कैसा दिख रहा है, अंदर की तरफ जाते हुए। तो अंदर की तरफ जाते हुए यानी आपको ये इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। यानी आपको वेक्टर का क्या दिखेगा, टेल दिखेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आपको वेक्टर का टेल दिख रहा है तो ये साइड क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी साउथ पोल। देखो, कॉइल एक ही है, हम लोग उसको अलग अलग साइड से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, सेम कॉइल है, आगे से आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है और पीछे से आपको क्या है, वही कॉइल का साउथ पोल दिख रहा है। ये क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ओके, इज नथिंग बट इट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। एक साइड उसका नॉर्थ पोल जैसा एक्ट होता है और एक साइड कैसा एक्ट होता है, एज साउथ पोल। यस, ये क्लियर है आप लोगों को? ये सेम कॉइल है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, दोनों जो डायग्राम है वो सेम कॉइल के। ये क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, सर्कुलर करंट लूप या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल लेता हूँ, ओके, और वो सर्कुलर कॉइल जो है के सेंटर से एक एक्सिस कंसिडर करता हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और वो एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सी। ओके, तो हम लोग बोलते हैं उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय व्हाट, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। ठीक है,
इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, तो बी का एक फॉर्मूला निकाला, विच इज बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। अब ये कौन से केस में है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब ये जो पॉइंट पी है, okay, ये पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वॉट, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एक्स का वैल्यू है इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन वॉट ए क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कॉइल। ओके, ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है ओके, कि आपको जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये क्लियर है। इसको ही रीअरेंज करके आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये भी हम लोगों ने देखा था, और आई इंटू ए को क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्लियर है। ओके, अभी ये जो पूरा टॉपिक है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यस, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड हम लोगों ने क्या बोला था कि जो ओवरऑल हम लोग बी का फॉर्मूला निकालेंगे ऐसे केस में, तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये क्लियर है। और लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो एनालॉगस फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्वाइस एम है, तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस पी है। इधर जो कांस्टेंट है वो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई है, इधर जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यस। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो एम है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, उसको एनालॉगस क्वांटिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी। ओके, फिर म्यू जीरो को एनालॉगस जो है वो क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस, और बाकी का पूरा फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा। ठीक है, हाँ, और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको एनालॉगस क्वांटिटी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि अगर ये जो कॉइल है, ओके, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि जो कॉइल है इट इज एक्टिंग एज व्हाट, डायपोल, इसको अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच इज गिवन बाय वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, ओके, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, एनीवे, फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, ओके, ये कंसेप्ट देखा था, बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें मैं पूरा तो ये डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था, दैट वाज ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये मैं वापस क्यों बता रहा हूँ, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, तो रेशियो ऑफ व्हाट, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, ऑफ व्हाट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या प्रोड्यूस बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ई अपॉन ट्वाइस एम ई। स्मॉल ई यानी क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो एम ई है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा है विच इज व्हाट, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटाइजेशन इज, हम लोग बोलेंगे कोई भी अगर मटेरियल ले रहे हैं, या उसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं, एक छोटा हम लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ सब्सटेंस, या स्मॉल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, या स्मॉल रीजन ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, यस, तो उसका अगर मैं बोलता हूँ इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका प्रेजेंट है, तो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। ओके, एक बात ध्यान में रखना है, जो भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट का, ओके, हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रहेगा, मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका भी डायरेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, यस। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेसिकली क्यूरीज लॉ देखा था। क्यूरीज लॉ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एम जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि कोई भी, ओके, पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, पहले पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इन 1895 Pierre Curie discovered experimentally that magnetization of paramagnetic sample is directly proportional to what, हम लोग बोलेंगे external magnetic field, okay, and it is inversely proportional to what, हम लोग बोलेंगे absolute temperature। ये क्लियर है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो रेशियो है mz is proportional to b external upon capital T। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया, तो जो कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपिटल सी विच इज कॉल्ड एज क्यूरीज कांस्टेंट, और ये जो एज अ होल है दिस इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, बस इतना ध्यान में रखो, मैग्नेटाइजेशन जो है, ओके, फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या है, इनवर्सली डिपेंडेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ओके, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, तो उसके पीछे बेसिक लॉजिक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एटम्स रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एटम्स का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और एज अ होल हम लोग बोलते हैं जो एटॉमिक मैग्नेट्स है जो अलाइंड है,
ओके, तो इंडिविजुअली एटॉमिक मैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो सब एक डायरेक्शन में जो आपको नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, यस। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, ओके, दैट वाज ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। ओके, और ये समझने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, तो एक टोरॉइड यूज किया था या टोरॉइडल कॉइल यूज किया था, ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू वॉट, म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल आई। ओके, बी नॉट एन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक जो टोरॉइड है, ओके, दिस इज योर टोरॉइड, या इसको टोरॉइडल कॉइल भी बोलते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं कि एन नंबर ऑफ क्या रहता है, तो कैपिटल एन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है वो ये फ्रेम के ऊपर क्या है, ओके, हम लोगों ने उसको बाउंड किया हुआ है। ठीक है, पहली बात ये। और हम लोग बोलते हैं इससे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, ओके, अब ये जो बीच में हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, या इसको आप वैक्यूम बोल सकते हो या एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, E नॉट इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। स्मॉल एन जो है इट इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल एन अपॉन यहाँ पे जो लेंथ रहेगा वो क्या रहने वाला है, सर्कमफ्रेंस, विच इज गोइंग टू बी 2 पाई आर। ये क्लियर है, ओके। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो आर हम लोग लेते हैं, तो लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने देखा है, हम लोग क्या करते हैं, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस का एवरेज रेडियस कर निकालते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, यानी जो एवरेज रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी आर आई प्लस आर ओ अपॉन 2। ये क्लियर है, ठीक है। एनीवे, सो वी से बी नॉट इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि अगर वहां पे आयन कोर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आयन कोर क्या हो जाता है, एक तरह से आयन कोर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये जो बी नॉट है वो क्या हो जाता है, एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि जो टोरॉइड कॉइल है जो उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो अंदर अगर मैं यहाँ पे बीच में, ओके, एक आयन कोर रखता हूँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड का, वो उसके लिए क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड। और हम लोग बोलते हैं आयन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ओके, मैग्नेटाइजेशन देखते हैं, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसका एक खुद का भी हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो हम लोग बोलेंगे बी एम। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा बी, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, बी नॉट प्लस बी एम। और बी एम का वैल्यू क्या रहता है, इट इज नथिंग बट म्यू जीरो इंटू एम जेड। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी देखा था, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ये जो फैक्टर है एन इंटू आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू आई, दिस इज नथिंग बट वॉट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसका सिंबल क्या है, एच। और एच और एम जेड का जो यूनिट है ये आपको ध्यान में रखना है, यानी मैग्नेटाइजेशन और एच का जो यूनिट है वो क्या है, सेम है। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हैज यूनिट एम्पियर पर मीटर एंड डायमेंशंस L माइनस वन एंड I1। ये क्लियर है। सेम जो मैग्नेटाइजेशन का हम लोग बोलते हैं यूनिट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है H इक्वल टू NI हैज सेम डायमेंशन एंड यूनिट एज मैग्नेटाइजेशन। ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला था, दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू ब्रैकेट H प्लस एम जेड। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एम जेड और H के बीच में एक रिलेशन निकाला था जिसको हम लोग बोलते हैं एम जेड इज इक्वल टू काई इंटू एच। नाउ काई इज वॉट, तो हम लोग बोलते हैं काई इज अ कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपको इसमें ये बात ध्यान में रखनी है, ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक materials and magnetic susceptibility is small and negative for diamagnetic materials। ओके, और इसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशन में से अगर मैंने, ओके, एम जेड मैंने यहाँ पे काई इंटू एच सब्सटीट्यूट, ठीक है, और मैंने म्यू नॉट और एच को कॉमन निकाला, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ब्रैकेट वन प्लस काय इंटू एच। वन प्लस काय को हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज म्यू आर। ओके, तो म्यू इंटू म्यू आर इज वॉट, तो हम लोग बोलते हैं इट इज रिलेटिव, ओके, परमियाबिलिटी, या इसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, परमियाबिलिटी, परमिटिविटी नहीं है, परमियाबिलिटी। और हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, म्यू। अभी ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे मैंने आपको कल बताया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या हो जाता है, एप्सिलॉन, वेयर के क्या होता है, तो के इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ गिवन मीडियम। ठीक है, एनीवे हम लोग बोलेंगे बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू इंटू एच, और यहाँ पे म्यू आर क्या है, वन प्लस काय। अगेन वन प्लस काय हम लोग बोलते हैं म्यू आर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके, कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। और काय भी जो है इट इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो ये जो भी हम लोगों ने अभी देखा है वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, ओके, पूरा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज एक थोड़ा सा हम लोगों ने इसका समरी या रिवीजन दे लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ
डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है, मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, सो मैग्नेटिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन सर्कुलेटिंग चार्जेस इन एन एटम। ओके, ये लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी। हालांकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन हो रहा है। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एनीवे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ करंट लूप एंड हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दस इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स ऑर्बिटल मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, ये हम लोगों ने भी, ये जो पूरा पैरा है ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहला वाला जो है दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड वन इज व्हाट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ये फटाफट हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग बोलेंगे सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो आप ऐसा ध्यान में रखो, दे आर वीकली अट्रैक्टेड। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो जो सेकंड और थर्ड नंबर के हैं, ओके, वो क्या है, तो वो अट्रैक्ट होता है। जो फर्स्ट नंबर का है वो क्या होता है, रिपेल होता है। लेकिन फर्स्ट नंबर का वीकली रिपेल होता है, सेकंड नंबर का वीकली अट्रैक्ट होता है, एंड जो थर्ड नंबर का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैंसल ईच अदर, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज व्हाट, जीरो। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो एटम का एज अ होल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ओके, लेट अस से मैं उसको बोलता हूँ वेक्टर एम है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन आपको बस एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो इट विल बी वॉट, तो जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, M1 M2, जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, डॉट 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 Mn, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, अगर ये जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीशन M। ओके, यस, समीशन M ही बोल देता हूँ, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर E गोज फ्रॉम 1 to n। ओके, अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इनका वेक्टर सम इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, इट इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम वो क्या रहेगा, जीरो। यानी एटॉमिक लेवल पे ही क्या है, हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहता है, ओके, तो एटॉमिक लेवल पे ही जो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। ये क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक। हम लोग बोलते हैं इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैंसल ईच अदर, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज व्हाट, जीरो। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था अभी कि जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट है फॉर एटम, वो क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए है, सो दिस इज फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक लेवल पे ही मैग्नेटिज्म नहीं है, ओके, यस, सब इलेक्ट्रॉन्स अपने मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये क्लियर है, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, when the diamagnetic materials are kept in an external magnetic field, the electrons whose orbital magnetic moments are in the same direction as that of external magnetic field, okay, slow down, and the electrons whose orbital magnetic moments are in the opposite direction of that external magnetic field speeds up, thus developing magnetic moment in the direction opposite to the applied external magnetic field। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यस, इस तरह से रिवॉल्व हो रहे हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो उसके सेम डायरेक्शन में वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। अगर वो स्लो डाउन हो गए तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनका, ओके, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, वो स्पीड अप हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्लियर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग बोलते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला मिला था वो क्या मिला था, ओके, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बाय द सिंगल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था E इंटू वी इंटू आर अपॉन टू। अगर वेलोसिटी बढ़ गई,
ओके, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी, तो हम लोग बोलेंगे उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बोलना चाहिए, जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो वो क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, या इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं दे आर रिवॉल्विंग, कि उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो लाइक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके, जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं कि उनका जो हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट है या उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो स्पीड अप हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, okay, कि जो उनका ओवरऑल जो अपोजिट डायरेक्शन का जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यस। तो ये केस में हम लोग वही बोलते हैं, the electrons whose orbital magnetic moments are in the same direction as that of external magnetic field slow down, and the electrons whose orbital magnetic moments are in the opposite direction to that of the external magnetic field speeds up, thus developing magnetic moment in the direction opposite to that of applied external magnetic field. ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। As a result, the diamagnetic substance is repelled by applied field and sets itself at right angles to the direction of the field when suspended freely in magnetic field. इसका मतलब क्या है, तो ओवरऑल जब हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन का, ओके, एक मैग्नेटिक मोमेंट जब डेवलप होता है, ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो है वो एक रिपल्शन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वो रिपल्शन इस तरह से, तो हम लोग बोलेंगे अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या किया है कि फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो वो रिपेल होके खुद को कैसा, ओके, अलाइन करेगा, तो इट विल अलाइन एट राइट एंगल्स टू द अप्लाइड फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय अप्लाइड फील्ड एंड सेट्स itself at right angles to the direction of the field. For diamagnetic substance, magnetic susceptibility is negative. ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। The most exotic diamagnetic materials are superconductors. These are metals cooled to very low temperature, which exhibits both perfect conductivity and perfect diamagnetism. The phenomena of perfect diamagnetism in superconductor is called as Meissner effect. ये स्टेटमेंट है ना, ये इसको प्लीज आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। एक आध बार सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर इज कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स, बट इट इज वीक एंड हार्ड टू डिटेक्ट इफ द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि 95 नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा, ओके, मे बी 98 या 99% जो भी सब्सटेंसेस है हमारे आजू बाजू, वो क्या है, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सब्सटेंसेस क्या है, ये ध्यान में रखना है, वो डायमैग्नेटिक है। यस, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हम लोग बोलते हैं इफ अ थिन रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल is freely suspended in external uniform magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the direction of the field. ये क्यों होता है, तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। सेकंड, these materials when placed in external non uniform magnetic field, ये अभी ध्यान में रखना है। पिछला जो अभी एक्सप्लेनेशन था वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, ये किसके लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया था तो इसका टेंडेंसी क्या था, टू रिपेल। ओके, तो इन केस ऑफ नॉन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट। इसका मतलब क्या, तो स्ट्रॉन्गर पार्ट यानी जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां से वो रिपेल हो गए, और वो कहां पे मूव हो गए, तो जहां पे फील्ड वीक होते जा रहे हैं। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of diamagnetic substance is zero. ये तो बेसिकली उसका कंसेप्ट ही, उसका डेफिनेशन ही, जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा हुआ है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना, ओके, ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से रहता है कि सब इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, यस। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं diamagnetic substance lose their magnetism on removal of external magnetic field. Okay, yes. उसके बाद है if a watch glass containing a small quantity of diamagnetic liquid is placed on two dissimilar magnetic poles, the liquid shows depression in the middle. Okay, अब इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, एकदम सिंपल है। इमेजिन करो ये दो पोल्स है, टू डिसिमिलर पोल्स, यानी तो ऐसे बोल सकते हैं शायद एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और इसमें हम लोगों ने एक वॉच ग्लास रखी हुई।
वॉच ग्लास यानी कुछ इस तरह से रहती है। ओके, हम लोग बोलते हैं कि एक तरह का कॉन्केव सरफेस है, उसमें हम लोगों ने डायमैग्नेटिक लिक्विड क्या किया हुआ है, फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, यस। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैं एक अलग कलर से देख लेता हूँ। तो जब ये डायमैग्नेटिक लिक्विड को, ओके, हम लोग जब टू डिसिमिलर पोल्स के ऊपर इस तरह से रख देते हैं, ओके, ऑन अ वॉच ग्लास, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो लिक्विड है, तो ये जो दो पार्ट है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। और अवे अवे फ्रॉम द, यू कैन से, या फिर ये जो बीच का एरिया वहां पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो क्या होगा, इट विल मूव अवे लाइक दिस। और वो बीच में क्या क्रिएट करेगा, डिप्रेशन क्रिएट करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्यों? तो ये साइड पे हम लोग बोलेंगे कि जो फील्ड है वो क्या है, वीकर है। ओके, यहाँ पे जो फील्ड है बीच में वो क्या है, इट इज वेरी स्ट्रांग। तो इट इज बेसिकली वॉट, ओके, ये डायग्राम बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे बीच में कुछ इस तरह से डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यस। तो जो हम लोग बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक लिक्विड जो रहेगा, ओके, तो उसके सेंटर में आपको क्या दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, यस, इट इज मूविंग फ्रॉम वॉट, स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट। ओके, यस, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। एनीवे, फिर हम लोग बोलते हैं इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू डायमैग्नेटिक लिक्विड इन वन आर्म ऑफ यू ट्यूब, द लिक्विड इन दैट आर्म इज लोवर्ड। ओके, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे, तो अगर हम लोग एक यूट्यूब लेते हैं, यूट्यूब यानी क्या, तो जैसे यूट्यूब मैनोमीटर है। ओके, यस, यूट्यूब मैनोमीटर में जो यूट्यूब होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। अगेन मेरा डायग्राम बहुत नीट तो नहीं है, लेकिन आई होप आपको इससे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा ये हमारा यूट्यूब है। और इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या करने वाले, लिक्विड लेने वाले। तो इनिशियली हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दोनों एंड्स हैं, या जो दोनों आर्म्स है यूट्यूब के, ओके, उसमें लिक्विड लेवल क्या है, तो सेम इस पे है, ओके, या सेम लेवल पे है। ठीक है, तो अभी ये जो लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है, हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक लिक्विड। तो अगर आपने एक आर्म में, ओके, या एक एंड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो लिक्विड लेवल है वो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, कि दे आर वीकली रिपेल्ड। तो एक जगह पे हम लोग बोलेंगे लिक्विड लेवल कम होगा, और एक जगह पे हम लोग बोलेंगे थोड़ा बहुत लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यस, तो यही फिनोमिना आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। बाकी इसमें कुछ बहुत कुछ खास नहीं एक्सप्लेन करने जैसा, बस इतना ध्यान में रखना है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू डायमैग्नेटिक लिक्विड इन वन आर्म ऑफ यू ट्यूब, द लिक्विड लेवल इन दैट आर्म इज लोअर्ड। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसके बाद एक और उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, इफ अ डायमैग्नेटिक गैस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट, इट स्प्रेड्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि लेटर से एक साइड पे हम लोगों ने नॉर्थ पोल कंसीडर किया है, एक साइड पे साउथ पोल कंसीडर किया हुआ, ठीक है, और बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक डायमैग्नेटिक गैस रिलीज करती है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो डायमैग्नेटिक गैस है वो कैसे मूव होगी या कैसे स्प्रेड होगी, तो हम लोग बोलेंगे वो ये डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। ओके, यस, तो ये आपका हुआ, हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो हम लोग बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसा रहेगा, लाइक दिस। ओके, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ये ऊपर की तरफ भी क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, गैस क्या होगी, स्प्रेड होगी। ये आपको क्लियर हुआ है? ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, सिल्वर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, बिस्मथ, कॉपर, एंटीमनी, गोल्ड, मर्क्यूरी, वाटर, एयर, हाइड्रोजन एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट देखो आप, वाटर है, एयर है, हाइड्रोजन है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। और फिर हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल्स है तो उसमें ध्यान में रखो, सिल्वर है, लेड है, कॉपर, एंटीमनी, गोल्ड। ओके, यस, तो सिल्वर गोल्ड तो आप लोगों को पता ही है। ओके, वो भी क्या है, ओके, दीज आर बेसिक व्हाट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हम लोग बोलते हैं तो एयर में, ओके, ऑलमोस्ट 72 या 73%। ओके, यस, वो क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। सोडियम क्लोराइड, तो जितने भी ये कॉमन हम लोग देखते हैं, ओके, सब्सटेंसेस हमारे आजू बाजू, वो मैक्सिमम क्या है, हम लोग बोलते हैं दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है दैट इज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Substances which are weakly attracted by magnet, okay, are called as paramagnetic substance. In paramagnetic substance, the magnetic dipole moments of all the electrons do not cancel out. ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन लेवल पे ही जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके, वो क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो एटॉमिक मैग्नेट वहां पे तैयार ही नहीं हो रहा था, या एटॉमिक डाइपोल तैयार नहीं हो रहा था। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं, इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसल आउट, रिजल्टिंग इन सम डाइपोल मोमेंट फॉर एन एटम, so that each atom of paramagnetic substance is equivalent to a magnetic या tiny magnetic dipole called as atomic magnet। अब ये जितने भी टाइनी एरोज दिए हुए वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन और आप ये भी देख सकते हो कि जितने भी हम लोग बोलेंगे कि एटॉमिक मैग्नेट है, ओके, यस, या जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो अलग अलग या रैंडम डायरेक्शन में क्या है, ओरिएंटेड है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपने जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, या जितने भी डाइपोल्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, या रैंडम डायरेक्शन में क्या है, ओके, ओरिएंटेड है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो कुछ एटॉमिक मैग्नेट्स है, ओके, कुछ, सब नहीं, वो अलाइन हो गए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है, जो 3 एरोस है वो क्या दिखा रहे हैं कि कुछ जो एटॉमिक मैग्नेट है या डाइपोल्स है वो अलाइन हो गए, और आपको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट और गिवन सब्सटेंस आपको वो क्रिएट करके देंगे, ठीक है। यस, दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो लास्ट वाला केस दिया हुआ है, दैट इज फॉर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। अब ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वही आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ्स में समझाया हुआ है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द एटम्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज व्हाट, जीरो। सब्सटेंस यानी क्या, तो जो थोड़ा बहुत मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन वो क्या है, रैंडमली क्या है, हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेड है। उसकी वजह से जो समेशन रहता है ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स एट एटॉमिक लेवल, इट इज व्हाट, जीरो। ओके, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल and positive when a paramagnetic substance is kept in an external magnetic field, the tiny atomic magnets tend to align parallel to the applied field। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। and show temporary magnetization, ये क्लियर है। ओके, यहाँ पे इनके परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बनेंगे। ओके, परमानेंट मैग्नेट्स किसके बनते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। as soon as the external field is removed, the atomic magnets again get randomly oriented and the substance loses its magnetism। Since the paramagnetic materials lose their magnetism on the removal of external field, they cannot be used to make permanent magnets। क्लियर है ये आप लोगों को। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, if a thin rod of paramagnetic material is freely suspended in uniform magnetic field, it comes to rest with its length parallel to the direction of the field। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था, वो परपेंडिकुलर हो रहा था। ओके, यस, क्योंकि हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या रहता है, वीकली रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी जो डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही है, जैसे हम लोग बोलेंगे जो एटॉमिक लेवल है उस पर भी हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, वही डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स है या एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सब क्या हो गए, अलाइन हो गए, ठीक है। Now, these materials, when placed in an external non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker part to stronger part। Okay, paramagnetic substance जो है उसमें ध्यान में रखना है। Okay, since they are weakly attracted, तो कैसे move होते हैं? Okay, from weaker part to the stronger part। Okay, diamagnetic substance में उल्टा था, from stronger part to weaker part। ये clear है? In the absence of external magnetic field, the dipole moments of the atoms are randomly oriented and hence the net dipole moment of paramagnetic substance is zero। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। When paramagnetic substance is kept in an external magnetic field, the tiny atomic magnets tend to align its axis parallel to the applied field and they show magnetic effects। As soon as the external field is removed, the atomic magnets again get randomly oriented and hence they loses its magnetism। ये भी हम लोगों ने ऊपर के पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है। Since paramagnetic materials lose their magnetism on removal of external field, they cannot be used to make permanent magnets। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, अच्छा, अभी इसमें जो 6 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। If a watch glass containing a small quantity of paramagnetic liquid is placed on two dissimilar magnetic poles, the liquid shows elevation in the middle। ओके, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक डायग्राम देखा था, ये वॉच ग्लास है। अब इसमें हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक लिक्विड।
ठीक है, और उसको हम लोगों ने टू डिसिमिलर पोल्स पे रखा हुआ है। ये हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉर्थ, लेट अस से दिस इज साउथ। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे बीच के एरिया में क्या है, तो फील्ड स्ट्रांग है, तो ये जो लिक्विड वो इस तरह से मूव होगा लाइक दिस। और बीच के एरिया में आपको क्या मिलेगा, कॉनकेव सरफेस थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, तो हम लोग वॉच ग्लास बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो लिक्विड है, ओके, तो देयर विल बी राइज एट द सेंटर। एट द सेंटर यानी क्या, ओके, तो हम लोग बोलेंगे राइज बोलो या उसको एलिवेशन बोलो। क्यों, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रांग है। और हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक लिक्विड जो रहता है उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, यस, if a watch glass containing small quantity of paramagnetic liquid is placed on two dissimilar magnetic poles, the liquid shows an elevation in the middle, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब हम लोग बोलते हैं if a paramagnetic field is applied to a if a magnetic field is applied to a paramagnetic liquid in one arm of U tube, the liquid level rises in that arm, okay, yes। अब ये वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था, ओके। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ उल्टा होगा, मैं उसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो लेट अस से ये ब्लू कलर क्या बता रहा है, इनिशियल लेवल ऑफ, ओके, पैरामैग्नेटिक लिक्विड बता रहा है। अब मैंने ये यूट्यूब में से क्या किया, डायमैग्नेटिक लिक्विड निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, ओके, ये जो ब्लू जो लाइन है, या जो आप इसको, ओके, लेवेंडर बोल सकते हैं या वॉयलेट बोल सकते हो, ओके, तो ये कलर का जो हम लोग लाइन दिखा रहे हैं, ओके, या जो लेवल दिखा रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक लिक्विड का है। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, हम लोग बोलेंगे देयर विल बी राइज इन केस ऑफ वॉट, तो जो, ओके, आर्म में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वहां पे लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। लेटेस्ट से लिक्विड लेवल यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा, यस। और यहाँ पे अगर यहाँ पे लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, तो इधर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो हो रहा था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। आई होप आपको ये समझा है, ओके। उसके बाद if a paramagnetic gas is introduced between the pole pieces of a magnet, it spreads in the direction of the field, okay। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, मैं बोल रहा था ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ओके, या फिर ये जो पूरा मैं बोलूँगा वॉल है, उसको हम लोगों ने क्या किया, नॉर्थ पोल का पोलैरिटी दिया हुआ है, ओके। और ये क्या है, वॉल, तो हम लोग बोलेंगे साउथ पोल है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का गैस इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, गैस मूव होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, ओके। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ ये आपकी नाइन्थ प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम मैग्नीज, ओके, प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए, एल्यूमिनियम मैग्नीज क्रोमियम प्लैटिनम ऑक्सीजन सोडियम कैल्शियम लिथियम कॉपर क्लोराइड टंगस्टन न्यूबियम आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके। ये ध्यान में रखो आप बस, ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, ओके, यस। ससेप्टिबिलिटी यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग काय बोलते हैं, ओके। द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके, यस। तो ये किसके लिए हम लोग अभी देख रहे थे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब तो जो अभी इसमें लास्ट कैटेगरी है दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। Substances which are strongly attracted by a magnet are called ferromagnetic substance. They have positive and large magnetic susceptibility. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, okay? The atoms of ferromagnetic substance acquire a high degree of magnetic alignment even when they are placed in weak external magnetic field. Also, they retain some magnetism even after the removal of the external field. Therefore, permanent magnets are made up of ferromagnetic substance. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, उनका भी अलाइनमेंट होता है, लेकिन पूरा अलाइनमेंट होने के बाद अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो वापस जो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट्स है, वो खुद को क्या करते हैं, रैंडमली ओरिएंट कर देते हैं, ओके, यस। तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं, अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और अगर सबके सब एटम्स जो है, ओके, या एटॉमिक मैग्नेट्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके,
अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो भी वो मैग्नेटिक, अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, रिटेन करेगा। और हम लोग बोलेंगे जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो वैसा ही इंटैक्ट रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे कैन बी कन्वर्टेड और दे कैन बी यूज टू मेक वॉट, परमानेंट मैग्नेट्स। ये क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट, these materials, when placed in an external uniform magnetic field, get strongly magnetized in the direction of external magnetic field. ये clear है आप लोगों को? Okay. These materials, when placed in an external non-uniform magnetic field, they tend to move from the weaker part to the stronger part. Okay. जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज है वैसी सिमिलर हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की भी है। ओके, ये सेम प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी देखा था। ओके, उसके बाद थर्ड वाला जो है, ऑल द एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स have a resultant magnetic moment even in the absence of external magnetic field. ओके, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ये प्रॉपर्टी थी कि अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तो भी एटॉमिक लेवल पे क्या है, हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी क्या रहता है, डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, यस। चौथी वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, व्हेन अ थिन रॉड, ओके, ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट बिटवीन टू कोनिकल pieces of an electromagnet, okay, it comes to rest with its axis parallel to the magnetic induction between the poles. Okay, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं when a thin rod of ferromagnetic substance is kept between two conical pole pieces of an electromagnet. ठीक है, इतना ध्यान में रखो आप। ओके, कि अगर आपने दो पोल्स कंसिडर किए, ओके, स्ट्रॉन्ग जिनका मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, उसका जो बार है या उसका जो रॉड है, ओके, इट विल कम टू रेस्ट in the direction such that उसका जो एक्सिस रहेगा इट विल बी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक रॉड लिया और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया, ओके, सो इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, ये क्लियर है? नेक्स्ट वन, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम एंड देयर अलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, आईएनसी, ओके, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम एंड डिस्प्रोजियम। ओके, यस, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। द ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी हाई। फेरोमैग्नेट्स रिमेन मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्लियर है? ओके, अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो लास्ट पार्ट है, तो ये हम लोगों ने सब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ओके, अब जो लास्ट इसमें पार्ट है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी। ओके, ferromagnetism can be explained on the basis of domain theory proposed by Weiss. According to the domain theory, a ferromagnetic material contains a large number of small regions or domains. Typical domain size is 1 mm and the domain contains about 10 raised to 11 atoms. Okay, अभी जो डोमेन साइज है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 mm यानी क्या, तो आप ऐसे बोल सकते हैं अगर मैं डोमेन साइज को स्पेरिकल फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, तो स्पेरिकल फॉर्म में मैं बोलूंगा कि जो उसका मैक्सिमम डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी 1 mm। ठीक है, यस। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिलियंस ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स दे फॉर्म ग्रुप। द रीजन इन विच ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज डोमेन्स। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना बात बोलूंगा आपको कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे जो इलेक्ट्रॉन लेवल है उस पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या होता है, इंडिविजुअली जो एटम्स है उनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इंडिविजुअली, हाँ, लेकिन हम लोग बोलेंगे एज अ होल, हम लोग बोलते हैं जितने भी एटॉमिक हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं या डायपोल्स है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, छोटे छोटे डोमेन्स क्रिएटेड रहते हैं। ओके, डोमेन्स यानी क्या, तो जैसे मैं बोलूंगा लेट अस से कि हम लोग यहाँ पे एक सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं और वो जो सब्सटेंस है क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूबॉइड या फिर ओके एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या फिर आप इसको क्यूब भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डोमेन्स रहेंगे। डोमेन्स यानी क्या, अब वो कंपलसरी नहीं है जैसे मैं डोमेन्स दिखाने वाला हूँ वैसे ही रहेंगे। ओके, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि एक मैंने डोमेन ऐसा दिखा दिया है, जो एक डोमेन है शायद वो थोड़ा बड़ा रहेगा, एक जो डोमेन है वो शायद ऐसा रहेगा और एक जो डोमेन है वो ऐसा रहेगा। अब डोमेन्स यानी क्या, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा दिखाऊंगा कि एक पर्टिकुलर डोमेन में जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अलाइंड रहते हैं। ठीक है, जैसे ये डोमेन में इस तरह से अलाइंड है, ये डोमेन में जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स यानी क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, फॉर एटम, तो वो इस तरह से अलाइंड है। ओके,
ये वाला जो डोमेन है मे बी इसमें इस तरह से अलाइंड है, ठीक है। इसमें एक और डोमेन बना सकते हैं हम लोग, उसमें इस तरह से अलाइंड है, ओके। यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग बोलते हैं डोमेन लेवल। डोमेन लेवल यानी क्या, तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोग बोलेंगे एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ द ओवरऑल रीजन, ओके, एक छोटा सा फ्रैक्शन, उसमें जितने भी हम लोग बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अलाइंड रहते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। अभी ये क्या है, मैं सिर्फ रैंडमली दिखा रहा हूँ, ओके, और ये मेरा एजम्पशन है कि ये डोमेन में इस तरह से अलाइंड है, ठीक है। यस, और ये डोमेन में हम लोग बोलेंगे मे बी शायद इस तरह से अलाइंड है। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ओके इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारे हम लोग बोलते हैं आयन के मटेरियल्स रहते हैं, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं आयन के ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, तो हम लोग बोलते हैं जितने भी डोमेन्स हैं, ओके, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक डोमेन का क्या रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी m1, या मैं इसको md1 प्लस md2 प्लस डॉट 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 mdn बोल देता हूँ। दैट इज summation of, you can say, mdi, where I goes from 1 to n, ओके। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ओवरऑल अगर सबका समेशन जो है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबका समेशन अगर जीरो आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, उसमें कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसमें जो नेट हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, तो इट इज कमिंग जीरो। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट है, इन्हें डोमेन लेवल पे हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन एज अ होल जब मैं सब्सटेंस कंसिडर कर रहा हूँ, तो जितने भी डोमेन लेवल पे मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ओके। यानी आपको ये ध्यान में रखना है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन लेवल पे ही मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और एटॉमिक डायपोल वहां पे फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट होता है, ओके। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट होता है, ओके। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में फॉर अ गिवन डोमेन ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहता है, जीरो, ओके। गिवन डोमेन यानी क्या, छोटा सा रीजन ऑफ द टोटल रीजन, ओके। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग बोलते हैं कि डोमेन लेवल पे भी हम लोग बोलते हैं देयर इज सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन एज अ होल अगर मैं पूरे रीजन की बात करूंगा, पूरे स्पेस की बात करूंगा सब्सटेंस की, ओके, तो मैं बोलूंगा कि जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि जितने भी डोमेन लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। अब यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, अगर मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ लाइक दिस, ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला जो डोमेन है वो बढ़ते जाएगा। ये डोमेन दिख रहा है आपको, तो इसका और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। तो अगर मैं ये इस तरह से बना देता हूँ, तो अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, ये जो डोमेन साइज है वो शायद बढ़ जाएगा लाइक दिस, यस। बाकी इसमें आप कैसे भी रैंडमली दिखा दो, वो इतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैं ऐसा दिखा देता हूँ, और हम लोग बोलेंगे कि अगर इसका आप, ओके, मे बी विद टाइम, ओके, या तो आप उसको ज़्यादा टाइम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो या फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, ये धीरे धीरे डोमेन क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब क्या, तो जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो खुद को क्या करने लगते हैं, अलाइन करने लगते हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसा आएगा कि हम लोग बोलेंगे कि सबके सब जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल डोमेन क्रिएट हो जाता है। इन्हें पूरे सब्सटेंस के लिए, ओके, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इनफैक्ट अगर आपने ये फील्ड निकाल दिया तो भी ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो अपना अलाइनमेंट लूज नहीं करते, ठीक है। वही आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेन थ्योरी में दिया हुआ है, ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, द रीजन इन विच ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज डोमेन्स। Magnetic dipole moments of all the atoms in one domain are aligned in the same direction. Each domain thus has a resultant magnetic dipole moment. The domains have irregular shape and large magnetic dipole moment. Okay, ये ध्यान में रखना है। Due to strong exchange coupling between the neighboring atoms in the domain, all the dipoles have magnetic dipole moments in the same direction. ठीक है, yes? अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपको अनमैग्नेटाइज स्टेट दिखाया हुआ है,
ओके, यस। तो ये डोमेन का हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं, या डोमेन लेवल पे उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया हुआ है। ओके, जैसे ही हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो आप देख सकते हो जो डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्शन का जो डोमेन है, ओके, तो उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, यस। और हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पूरा का पूरा सब्सटेंस है, ओके, आप देख सकते हो कि उसका जितना भी ओवरऑल अलाइनमेंट है, ओके, या हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है उसमें जितने भी एटॉमिक हम लोग बोलेंगे डायपोल्स है, वो एक साथ क्या हो गए, अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली। ओके, सेम पैटर्न में होता है, बस थोड़ा सा डायग्राम क्या है अलग है। ओके, so anyway, in the absence of any external magnetic field, the different domains are oriented at random so that the magnetic fields of domain cancel each other. ठीक है, and does not show magnetic effect or properties. When external magnetic field is weak, then individual atomic magnets tend to align their dipole moments parallel to the direction. The domain wall shifts in the direction of the applied field. With the removal of the external magnetic field, the boundaries return to their original position and the material loses its magnetism. ये बात ध्यान में रखना है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो डेफिनेटली जो डोमेन साइज है, इसका डोमेन साइज, तो जो हम लोग बोलेंगे जो डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका डोमेन साइज थोड़ा इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन जब आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अगेन जितने भी डोमेन्स है वो अपने ओरिजिनल साइज पे क्या हो जाएंगे, ओके, वापस आ जाएंगे, और हम लोग बोलेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और हम लोग बोलते हैं मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। ओके, लेकिन अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ नॉन अलाइंड डोमेन्स abruptly rotate in the direction of the applied field. This process is referred as flipping or domain rotation. Okay, here after the removal of external field, okay, the domain boundaries are not set back to their original position. ये ध्यान में रखना, ठीक है, and the material gets the magnetic property permanently. Okay, यानी अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो परमानेंटली क्या हो जाता है, जो डोमेन है उसका साइज बढ़ के, या पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है, okay, वो पर्टिकुलर डोमेन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यस। अच्छा, इसमें एक और बात है, हम लोग बोलते हैं द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, और हम लोग बोलेंगे वो क्या रहने वाला है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा जैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पार्ट है वो हम लोग देख लेंगे, दैट इज व्हाट, क्यूरीज टेम्परेचर। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड, its magnetization decreases with temperature. At a particular temperature, it loses its magnetization completely. This may be because at this temperature, its domain structure completely vanishes. Okay, this temperature at which the structure is destroyed and the ferromagnetic substance loses its magnetism is called as Curie temperature. With increase in temperature, the thermal vibrations of the atoms in the given ferromagnetic substance are increased, and as a result, the inner atomic coupling becomes weak. ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, एकदम सिंपल है कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट ले रहे हो यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको अगर आप हीट करते जा रहे हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटॉमिक वाइब्रेशन इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि जो उसका ओवरऑल डोमेन जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, यस। और हम लोग क्या बोलेंगे, with increase in temperature the thermal vibrations of atoms, okay, in the given ferromagnetic substance are increased, and as a result the interatomic coupling becomes weak. At a higher temperature, the exchange coupling between the atomic magnets in each domain breaks completely and all the atomic dipoles get randomly oriented. Okay? जैसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, ओके, जैसे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं होता है और हर एक जो एटॉमिक मैग्नेट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं एट हायर टेम्परेचर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज पैरामैग्नेटिक। ओके, यस। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है हम लोग बोलते हैं दैट इज व्हाट, क्यूरी टेम्परेचर। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है, अबाउ द क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी आप ऐसे बोल सकते हो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, इट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर हम लोगों ने, ओके, इससे ऊपर गए हम लोग, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि या इट बिहेव्स एज व्हाट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द क्यूरी टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज गिवन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट, आयरन, निकल, गैडोलिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड, तो उनके जो पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर के वैल्यू है वो केल्विन में दिए हुए हैं। ओके, ये आप लोगों ने देख लेना है। ओके, इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि आज का जो हम लोग बोलते हैं टॉपिक है मैग्नेटिज्म, वो पूरी तरह क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है,
यस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है दैट इज वॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया, कुछ डाउट्स हो गए या कुछ क्वेरीज हो गए, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपने क्या करना है उसको ग्रुप पे पूछना है, ठीक है। और प्लीज़ ये जो लेक्चर है उसको क्या करना है सिंसियरली देखना है, ठीक है। यस, एनीवे आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।